क्वांटम इंटेंगलमेंट से आप क्या समझते हैं? क्वांटम इंटेंगलमेंट से तात्पर्य है कि सुपरपोजिशन अवस्था में क्यूबिट एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हो सकते हैं, अर्थात एक क्यूबिट की स्थिति दूसरे की स्थिति पर निर्भर हो सकती है। एक क्यूबिट की स्थिति को बदलने से दूसरे की स्थिति भी तुरंत पूर्वानुमानित तरीके से बदल जाएगी। इंटेंगल इंटेंगलमेंट क्यूबिट को परस्पर अंतरक्रिया करने में सक्षम करता है, जिसके कारण वे कुछ गणनाओं को पारंपरिक तथा सुपर कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तेजी से कर पाते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापक डेटा समुच्चय को व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है ताकि संगठन छिपे हुए पैटर्न, बाजार के रुझानों, ग्राहक वरीयताओं को समझ सके, अन्य उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकें। पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम समाधान सुझाता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाता है। डायग्नोस्टिक्स एनालिटिक्स कोई चीज़ों क्यों हो रही है, अर्थात चीज़ के होने के पीछे का कारण क्या है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ऐतिहासिक डेटा के अवलोकन हेतु उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो माइनिंग क्या है? ब्लॉकचेन पर नए कॉइन पाने के लिए जटिल गणितज्ञ समस्याओं को हल करना होता है, जो वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में मदद करते हैं। फिर इन्हें डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन लेजर पर अपडेट किया जाता है। इस काम के बदले माइनर्स को क्रिप्टो करेंसी के रूप में भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्रिप्टो माइनिंग कहा जाता है। एक माइनर गणितज्ञ समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर लेता है और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेता है, तो डेटा को पब्लिक लेजर में जोड़ते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। जैव हस्ताक्षर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैव हस्ताक्षर कोई भी पदार्थ या अणु या परिघटना जो अतीत या वर्तमान के किसी जीवन का वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है, वह बायोसिग्नेचर जैव हस्ताक्षर कहलाता है। उदाहरण, पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन का जैव हस्ताक्षर सूक्ष्म जीवाश्म। एक्सोप्लैनेट पर प्रारंभिक जीवन के जैव हस्ताक्षर जल के अणु, मीथेन, फॉस्फीन। नैनो उर्वरकों के 3 लाभ। इफ्को ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का विकास किया था। इस तकनीक के निम्नलिखित लाभ हैं। मूल्य संबंधी लाभ। खेती के इनपुट लागत कम। उच्च दक्षता। नैनो यूरिया की दक्षता 85 से 90% है, वही पारंपरिक यूरिया की दक्षता केवल 25% है। यह तुलनात्मक रूप से अधिक फसल उपज सुनिश्चित करता है। लॉजिस्टिक और भंडारण लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। कृषि में संधारणीयता हासिल करने में मदद मिलेगी। पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी। पीएसएलवी C-55 सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। इसमें पहली बार पीएसएलवी के चौथे अंतिम चरण को ऊर्जा देने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया गया है। इसमें समर्पित नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम है। इसमें लगी लिथियम आयन बैटरी सौर पैनलों से ऊर्जा प्राप्त करेगी। सैरागोसी विनियमन 2021 के तहत लाभार्थी हेतु पात्रता बताइए। सैरोगेसी विनियमन 2021 के अंतर्गत वाणिज्य सैरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। केवल नैतिक परोपकारी सैरोगेसी की अनुमति दी गई है। लाभार्थी की पात्रता निम्न है। केवल भारतीय दंपत्ति। महिला की आयु 23 से 50 वर्ष, पुरुष की आयु 26 से 55, जिनके विवाह को न्यूनतम 5 वर्ष हो चुके हों तथा जिनके पास अनिवार्यता प्रमाण पत्र तथा पात्रता प्रमाण पत्र हो। विधवा या तलाकशुदा एकल महिला जिसकी आयु 35 से 45 हो। NVS 01 क्या है? यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन
उपग्रह प्रणाली है। यह नाविक सेवाओं के लिए प्रक्षेपित भारत की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में से पहला है। इस प्रणाली में 7 ग्रुप उपग्रह शामिल हैं। यह भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक क्षेत्र को कवर करती है। संचार साथी पोर्टल पर संक्षेप में टिप्पणी। संचार साथी पोर्टल का विकास संचार मंत्रालय ने किया। उद्देश्य भारत में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना। यह पोर्टल 3 सुधार प्रस्तुत करता है। सी आई सी आई सी ई आई आर चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए, अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें, पंजीकृत कनेक्शन की जांच करने के लिए, और ए एस टी आर तो धोखाधड़ी वाले ग्राहकों की पहचान के लिए। तो सी ई आई आर है चोरी हुए मोबाइल ब्लॉक को खोजने के लिए, नहीं सॉरी, चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए। फिर एक है अपने मोबाइल को जाने, नो योर मोबाइल कनेक्शन, पंजीकृत कनेक्शन की जांच करने के लिए। और ए एस टी आर धोखाधड़ी वाले ग्राहकों की पहचान के लिए। फिर प्रलय मिसाइल पर संक्षिप्त परिचय। तो भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। मिसाइल ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और नई तकनीकों से संचालित है। यह लगभग 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम तक पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम से युक्त तथा मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित की जा सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट आयु निर्धारण की श्रेणियां बताइए। ओटीटी कंटेंट की आयु आधारित 5 श्रेणियां हैं। यू ए सार्वभौमिक, यू ए 7+, यू ए 13+, पेरेंटल लॉक, यू ए 16+, पेरेंटल लॉक, यू फिर ए 18+ वयस्क। तो है यू ए सार्वभौमिक, यू ए 7+, यू ए 13+, पेरेंटल लॉक, यू ए 16+, पेरेंटल लॉक, फिर ए 18 वयस्क। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट पर आभासी संसाधन सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इन संसाधनों में नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाएं शामिल हैं। इस तकनीक में कंप्यूटिंग एवं डेटा स्टोरेज आदि कार्य सीधे ऑनलाइन ही होते हैं, इसलिए सिस्टम पर हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती। इंटरनेट इस तकनीक के क्रियान्वयन की मूल आवश्यकता है। उदाहरण फेसबुक, गूगल, आई क्लाउड आदि। भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान पोतों के नाम लिखिए। विमान पोत एक बड़ा जलयान होता है जो सैन्य विमानों को समुद्र में उड़ान भरने तथा उतारने के लिए रनवे प्रदान करता है। आईएनएस विराट यह सेंटूर श्रेणी का विमान वाहक एचएमएस हर्मिस, जिसे भारत ने आईएनएस विराट नाम दिया है, इसने 1987 से 2017 तक भारतीय नौसेना में सेवाएं दी। वर्तमान में निम्न पोत सम्मिलित हैं। आईएनएस विक्रमादित्य यह नौसेना का सबसे बड़ा विमान पोत है। यह रूस से खरीदा गए जहाज गोर्शकोवे का परिवर्तित युद्धपोत है। फिर है आईएनएस विक्रांत। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। फिलहाल इसकी समुद्री परीक्षण चल रहा है। फिर डीएनए प्रोफाइलिंग से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य के गुणसूत्र से में मिलने वाले डीएनए की विशेषता के आधार पर व्यक्ति की पहचान करने की तकनीक डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। लगभग 99.7% डीएनए अनुक्रम सभी व्यक्तियों में एक जैसा होता है। केवल 0.3 अंतर की वजह से प्रत्येक मनुष्य का डीएनए एक दूसरे से अलग होता है। इसी आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।
किसी व्यक्ति की वास्तविक जैविक पहचान प्राप्त करने के लिए डीएनए विश्लेषक एक अत्यंत उपयोगी सटीक तकनीक है। हाल ही में खबरों में रहा पेगासिस क्या है? पेगासिस एक स्पाईवेयर है। पेगासिस को इजराइल की साइबर सिक्योरिटी फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा तैयार किया गया। यह किसी एंड्रॉयड और आईओएस संचालित डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस पर इंस्टॉल होने के उपरांत सूचनाएं एकत्र कर डेवलपर के पास भेजता है तथा सभी प्रकार के निजी डेटा चुराता है। भारतीय सहित कई देशों में पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, नेताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए कुछ सरकारें कथित तौर पर एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के उपयोग की बात सामने आई है। एज कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। एज कंप्यूटिंग डेटा को एक केंद्रीकृत डेटा सेंटर क्लाउड की ओर प्रसारित करने की बजाय नेटवर्क के एज या छोर पर विश्लेषित, संसाधित और स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। एज जहां वस्तुएं या लोग किसी जानकारी का उत्पादन या उपभोग करते हैं, जैसे कई उपकरण या स्थानीय कंप्यूटर या सर्वर। एज कंप्यूटिंग की आवश्यकता डेटा को सुदूर किसी केंद्रीकृत डेटाबेस में भेजने के बजाय उसे जहां भंडारित और संग्रहित किया जा रहा है वहीं वास्तविक समय में बिना विलंबता के विश्लेषण करने हेतु। आईओटी उपकरणों की तेजी से बढ़ती संख्या। ये उपकरण क्लाउड से जानकारी प्राप्त करने, डेटा को वापस क्लाउड को भेजने के लिए इंटरनेट से जुड़ते हैं। अनेक आईओटी उपकरण अपने कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न करते हैं। फिर है उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड के समक्ष चुनौतियां। तो भारतीय इंटरनेट यूजर्स संभवतः निकट भविष्य में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का उपयोग करने लगेंगे। हालांकि इसके समक्ष विभिन्न चुनौतियां हैं, जैसे महंगा। केबल या फाइबर इंटरनेट की तुलना में यह सेवा अधिक महंगी है। सैटेलाइट डिश के उपयोग और को उपग्रहों के प्रक्षेपण आदि के कारण इस सेवा की लागत व संचालन अत्यधिक खर्चा आता है। दूसरा, मौसम का प्रभाव। मौसमी दशाएं इंटरनेट सिग्नल को प्रभावित करती हैं, इसलिए मौसम में मामूली बदलाव भी डेटा की गति और लेटेंसी दोनों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। उच्च लेटेंसी और कम बैंडविड्थ। केबल और फाइबर इंटरनेट की तुलना में सिग्नल को लंबी दूरी तय करनी होती है। इस दौरान संभावित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। निजता संबंधी मुद्दा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन सेवाओं के साथ संगतता की कमी। वीपीएन सेवाएं वस्तुतः एक पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन से सुरक्षित प्राइवेट नेटवर्क सज्जित करके ऑनलाइन निजता और अनियमितता को सुनिश्चित करती है। अधिक मात्रा में सैटेलाइट लॉन्च करने के कारण अंतरिक्ष में उपग्रहों की संख्या बढ़ रही है। भविष्य में इन उपग्रहों के निष्क्रिय होने पर अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि से परस्पर टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोबाइल उपयोग और अन्य क्षेत्र को एयर वेव पर संचार के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटित की जाती है। स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। 5G स्पेक्ट्रम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लो बैंड स्पेक्ट्रम। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसमें अपेक्षाकृत कम इंटरनेट स्पीड तथा विस्तृत कवरेज प्राप्त होता है। भारत सहित विभिन्न देश में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सामान्य उपभोक्ताओं को इसी स्पेक्ट्रम के माध्यम से 5G प्रदान की जा रही है। मिड बैंड स्पेक्ट्रम। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। तेज स्पीड और अच्छा कवरेज प्रदान करने में सक्षम होता है। 5G के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि लंबी दूरी तक पर्याप्त क्षेत्र में डेटा ले जाने में सक्षम है। यह शहरों में उच्च क्षमता वाला व्यापक 5G नेटवर्क प्रदान करता है। फिर है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। इसकी फ्रीक्वेंसी 24 गीगाहर्ट्ज़ से अधिक होती है। इसे ही मिलीमीटर वेव या वेव 5G कहा जाता है। यह सर्वाधिक स्पीड प्रदान करता है, परंतु कवरेज सीमित क्षेत्र में होता है। उपयोग अनुसंधान क्षेत्रों में, हैवी डेटा उपयोग करने वाले या फिर तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है।
जनरेटिव एआई पर लघु लेख। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक की वह शाखा है जो प्रदान की गई संदर्भ सामग्री के आधार पर नई सामग्री, चित्र, ऑडियो, टेक्स्ट आदि बनाने में सक्षम है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क और वेरिएशनल ऑटो एनकोडर जैसे उन्नत जनरेटिव मॉडल पर आधारित है। इन मॉडल को बड़ी मात्रा में डेटा फीड करके प्रशिक्षित किया जाता है और ये नए समान आउटपुट उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए चेहरों की सिंथेटिक छवियां जो यथार्थवादी दिखती हैं। लोकप्रिय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप के उदाहरण हैं एम्पर संगीत, पहले से मौजूद नमूनों से नए संगीत ट्रैक बनाना, AIVA विभिन्न संगीत शैलियों को मिश्रित करने के लिए AI का उपयोग करता है। डीप ड्रीम जनरेटर अवास्तविक स्वप्न जैसी छवियां बनाने के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है डीप ड्रीम जनरेटर। डॉल E2 पाठ विवरण से छवियां बनाता है। चैट जीपीटी। तेजस लड़ाकू विमान पर संक्षिप्त परिचय देते हुए विशेषताएं रेखांकित कीजिए। तेजस एक हल्का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया। यह सिंगल इंजन, सिंगल एव डबल सीट, मल्टी रोल, ऑल वेदर सुपरसोनिक विमान है। विकास कार्यक्रम 1983 से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2016 में इसका प्रथम संस्करण LCA Mk-1A भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था। इसकी विशेषताएं हैं ये हवा में ईंधन भरने की क्षमता रखता है। LCA Mk-1 की युद्ध लड़ने की मिशन क्षमता 57 मिनट है। यह 1.6 मैक की गति 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। तेजस LCA Mk-2 की मिशन क्षमता 120 मिनट होगी। यह लगभग 2.5 मैक की गति से 56,000 फीट तक ऊंचाई भरने में सक्षम है। नतिया ले जाने वाली क्षमता 6500 किलोग्राम है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक GE 414 इंजन लगा होगा। चंद्रयान मिशन 3 की विशेषता बताते हुए इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। इसमें स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, propulsion मॉड्यूल और एक रोवर शामिल था। सफलता के उपरांत भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा और दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला प्रथम देश है। चंद्रमा 3 के उद्देश्य। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, सतह पर रोवर को गति करवाना, स्व स्थानिक वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। इसकी विशेषताएं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान 2 के समान ही हैं। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलू का अध्ययन करना है। इन पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का अध्ययन, सतह के तापीय गुण, सतह के प्लाज्मा में बदलाव, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। नैनो तकनीक के ऊर्जा क्षेत्र में अनुप्रयोग पर लघु लेख लिखिए। नैनो तकनीक के ऊर्जा क्षेत्र में निम्न संभावित अनुप्रयोग हो सकते हैं। नैनो तकनीक आधारित सोलर सेल का निर्माण जिनकी आवेश धारण क्षमता उच्च होती है। सोलर पैनल पर ऐसे पदार्थों की कोटिंग या पेंट जो धूल जल प्रतिकर्षी हों तथा अधिकतम और सोलर विकिरणों को अवशोषण करें। क्योटो यूनिवर्सिटी जापान। नैनो बल्ब CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित LED से उच्च दक्षता वाले बल्ब। नैनो स्ट्रक्चर्ड कैटलिस्ट मटेरियल कच्चे तेल के शोधन में प्रयुक्त। हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा माना जाता है।
हाइड्रोजन को भंडारित करने हेतु कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जा सकता है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड नैनो सेरेमिक मटेरियल सुरक्षित एवं सस्ते परमाणु रिएक्टर हेतु। डीप तकनीकों को संक्षिप्त में समझाते हुए इससे संबंधित चिंताओं पर लघु लेख लिखिए। डीप शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, डीप लर्निंग और फेक यानी मिथ्या, जिसकी उत्पत्ति 2017 में हुई थी जब डीप फेक नाम के एक रेडिट उपयोगकर्ता ने मशहूर हस्तियों के स्पष्ट वीडियो पोस्ट किए। यह एक छवि या रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसे किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करने या कहने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बदल दिया गया है या हेरफेर किया है जो वास्तव में किया या कहा नहीं गया था। संबंधित चिंताएं। अपराध, साइबर अपराध में वृद्धि, फिशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी डीप फेक के माध्यम से आसान और उन्नत होती जा रही है। विश्वास का क्षरण, डीप फेक द्वारा उत्पन्न तोड़ी मरोड़ी फर्जी सामग्री जनता में अविश्वास, असामंजस्य, पक्षपात राय पैदा करती है जिससे सामाजिक मूल्य, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अविश्वास होता है। कट्टरपंथ को बढ़ावा, आईएसआई और अल कायदा जैसे गैर राज्य अभिकर्ता के बीच राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए नकली वीडियो का उपयोग करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध, डीप फेक का उपयोग महिलाओं की गरिमा और अस्मिता पर हमला करने के लिए किया जाता है क्योंकि 90% डीप फेक वीडियो प्रकृति में अश्लील होते हैं। हाइब्रिड युद्ध, इस तकनीक का उपयोग देश के द्वारा गलत सूचना और जासूसी फैलाकर वैकल्पिक संघर्ष के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण, चीन ने घायल भारतीय सैनिकों के डीप फेक वीडियो प्रसारित किए। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया यह एक उल्लेखनीय भारतीय इंजीनियर, विद्वान, राजनेता और 1912-18 तक मैसूर के दीवान थे। सर एम.एस. विश्वेश्वरैया भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स का आविष्कार करने का श्रेय है। आज भी इंजीनियरिंग में चमत्कार माना जाता है। प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन 15 सितंबर को भारतवर्ष में इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मांडड्डा के कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के पीछे मुख्य वास्तुकार के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। विश्वेश्वरैया को 1915 में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर के रूप में नाइट की उपाधि दी गई। इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में उनके निरंतर काम के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। भारत के 8 विश्वविद्यालयों में से कई मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इनका मानना था कि भारत औद्योगिक राष्ट्रों के बराबर होने का प्रयास करे क्योंकि उनका मानना था कि भारत उद्योगों के माध्यम से विकसित हो सकता है। सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस क्वांटम यांत्रिकी में विशेषज्ञता वाले उत्कृष्ट भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक थे। मूल रूप से वह क्वांटम भौतिकी में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बोस आइंस्टाइन थ्योरी परमाणु में एक प्रकार के कण के लिए प्रसिद्ध है जिसका नाम उनके नाम पर बोसोन रखा गया है। बोस ने ढाका विश्वविद्यालय के विकिरण और पैरा बैंगनी तबाही के सिद्धांत पर एक व्याख्यान को प्लैंक का नियम और प्रकाश क्वांटा की परिकल्पना नामक एक संक्षिप्त लेख में रूपांतरित किया। उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन ने उनके साथ सहमति व्यक्त की। बोस के पेपर पर प्लैंक्स लॉ हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा का जर्मन में अनुवाद किया गया। 1924 में बोस के नाम के तहत जेट्स स्क्रिप्ट फॉर फिजिक्स में प्रकाशित किया। इसने बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का आधार बनाया। 1937 में
रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान पर अपनी एकमात्र पुस्तक विश्व परिचय सत्येंद्रनाथ बोस को समर्पित की। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किया। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। यह बिल 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 7 अगस्त को लोकसभा तथा 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया। 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पर यह कानून के रूप में अधिनियमित हुआ। मुख्य विशेषताएं प्रासंगिकता। बिल भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होता है। जहां डेटा ऑनलाइन जमा किया जाता है या ऑफलाइन जमा किया जाता है, उसे डिजिटलीकृत किया जाता है। यह भारत के बाहर पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा अगर यह प्रोसेसिंग भारत में वस्तुओं और सेवाओं को ऑफर करने के लिए की जाती है।